हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज की क्लास 3 मिनट विलंब है, तो आज आप लोग सभी लोग उनमें से कुछ लोग तो बहुत ज्यादा बिजी होंगे त्योहार की वजह से। चलिए शुरू करते हैं। कई लोग लाइव आ चुके हैं। दीपिका, चीकू, स्नेहा, अलका, ममता, गार्गी, शिवम, स्नेहा, नवनीत, निधा, सुधा, अभिषेक, पम्मी, स्नेहा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है। 2, 4, 5 और 27। तो देखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए प्रबंध काव्य, क्या पूछा गया? प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य के दो पार्ट होते हैं। प्रबंध काव्य दो प्रकार का होता है। एक तो प्रबंध काव्य में ऐसा हिस्सा आता है जिसमें एक तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत ऐसा हिस्सा आता है जिसमें कोई एक पार्ट ले लिया जाता है, कोई एक खंड ले लिया जाता है और उस खंड के विषय में ही बात की जाती है, तो उसको कहते हैं खंड काव्य। ठीक है। और दूसरा एक ऐसा काव्य आता है जिसमें पूरा जीवन गाथा होती है, जिसमें क्या होती है? पूरी जीवन गाथा होती है, उसको कहा जाता है महाकाव्य। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। खंड काव्य में किसी एक प्रसंग को लेकर पूरी बात की जाती है, जबकि महाकाव्य की अगर हम बात करें तो महाकाव्य में साथियों पूरे जीवन गाथा का वर्णन होता है। यहाँ पर आपका विकल्प ए चला जाएगा, विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं आषाढ़ मास से प्रथम दिवसे किस ग्रंथ से उद्गत है? कहते हैं आषाढ़ मास, आषाढ़ का महीना। यह जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत ही क्या आने लगता है? हमारे दिमाग में तुरंत ही ख्याल आने लगता है टिप टिप बरसा पानी, यानी तुरंत हमारे दिमाग में ख्याल आता है पानी का। यानी आषाढ़ महीने से हमारे दिमाग में वर्षा का ख्याल आने लगता है। अब वर्षा के विषय में कौन बताएगा? मेघदूत, रामायण, ऋतु संहार या कोई नहीं। तो अब क्या कहेंगे कि वर्षा की जब ऋतु आई थी तो बेचारा जो हमारा यक्ष था उसकी हालत खराब थी। क्यों? क्योंकि उसे अपनी यक्षिणी की याद सता रही थी। कहते हैं कि जो बारिश का महीना होता है ना, वो उसमें यादों का महीना होता है ना। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प मेरे साथियों सी चला जाएगा, ऋतु नहीं, ऋतु संहार नहीं होगा। क्या होगा? मेघदूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेघदूत की शुरुआत ही आषाढ़ के प्रथम दिवस से होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? विकल्प आपका मेरे साथियों ए चला जाएगा। मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया है और इसको दो खंडों में विभाजित किया गया है। पहले वाले को पूर्व मेघ कहा गया और बाद वाले को उत्तर मेघ कहकर संबोधित किया गया। यहाँ पर आपका विकल्प ए जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगी रस बताइए। कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगी रस बताइएगा। श्रृंगार है, करुण है, हास्य है या अद्भुत है? तो साथियों एक बात याद रखना, अद्भुत तो होगा नहीं, अद्भुत तो होगा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर आपका या तो हास्य जाएगा या करुण जाएगा या श्रृंगार जाएगा। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें ये किस पर आधारित है? शकुंतला पर आधारित है। और शकुंतला की अगर हम बात करें तो शकुंतला को प्रेम हो गया था राजा दुष्यंत से। अभिज्ञान यानी ज्ञान मतलब जान पहचान, यानी पहचानना। किसको पहचानना? शकुंतला को पहचानना। यानी इसमें जो साथियों रस है वो श्रृंगार रस होगा, क्योंकि ये प्रेम कथा है, ये प्रेम कथा है। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो अभी हमने बताया है उसको रति या प्रेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं शकुंतला दुष्यंत का विवाह था। जो शकुंतला और दुष्यंत का विवाह था
वो कैसे हुआ था, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, या अब कौन सी मैरिज चल रही है? अब भी कोई मैरिज चले, उसका नाम अभी हमें याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कैसी मैरिज है। प्रजापति विवाह है, गांधर्व विवाह है, असुर विवाह है और देव विवाह। हाँ, आजकल चला लिव इन रिलेशन। तो यहाँ पर साथियों राइट अगर विकल्प हम देखें तो जो शकुंतला और दुष्यंत का विवाह था वो गांधर्व विवाह था। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, हमने आपको बताया भी था। जो दुष्यंत होते हैं, दुष्यंत को प्रेम हो गया था शकुंतला से और वो गांधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन शकुंतला को अपने साथ नहीं लेकर जाते हैं। लेकिन शकुंतला को पहचान के रूप में एक मुद्रिका दे जाते हैं, अंगूठी दे जाते हैं। तो जब वह दुष्यंत से मिलने जा रही थी तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वह अंगूठी सच्ची तीर्थ में गिर जाती है, ठीक है। तो इसी के चारों ओर पूरी ये कहानी घूमा करती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा, गांधर्व विवाह हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहते हैं विवाह विवि भावो विवाह भाभी विवो विभि, कहता है ये श्लोक किस कवि का है? तो देखिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये याद रखना है कि 2 अक्षर का नाम है माघ का, और ये भी साथियों 2 वर्णों का है। कितने का है? 2 वर्णों का है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 2 वर्णों का जो सूत्र था वो किसने दिया था? माघ ने दिया था। कहा गया था विवाह विवि भावो विवाह भी विवो विभि, ये किसका है? माघ का है। किसका है साथियों? माघ का है। और जो हमारे अधिकांश साथी हैं वो आंसर दे रहे हैं बी। क्या आंसर दे रहे हैं? बी दे रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि हाँ देख रहे हैं भा है, कहीं भा है, बी है तो बी है, कह दिया कि भार वियन्ना। 2 अक्षर वाला, इन्होंने पता कौन सा दिया था? इन्होंने एक वर्ण वाला दिया था। इन्होंने एक वर्ण वाला दिया था, कौन सा? नो, नुन्नो, नोनू, नुनोनू। ये वाला जो है ना, ये एक वर्ण वाला जो सूत्र था ये भर्व के द्वारा दिया गया। विवाह विवो भावो विभि विभो, ये माघ के द्वारा दिया गया था। ये बात याद रखना है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर पूछा जाए माघ ने क्या लिखा है, तो माघ ने क्या लिखा है देखिएगा, यहाँ पर 3 रचनाएं हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीयम, माघ ने लिखा है शिशुपाल बध और श्रीहर्ष ने लिखा है नैषधि चरितम। तो जो माघ की रचना है शिशुपाल बध, शिशुपाल बध, शिशुपाल बध की स्टार्टिंग भी श्रा से होती है और समापन भी श्रा से होता है, इसीलिए इसको श्री काव्य कहा जाता है और माघ को श्रेयपति कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सेतु बंध किसमें निबंध है? आश्वासों में, सर्गों में, उल्लालों में या हर्षों में? तो देखिएगा सेतु बंध का मतलब क्या होता है? सेतु का मतलब वो क्या नाम, पुल। पुल का बंधना सेतु बंध कहलाता है। पुल का बंधना सेतु बंध कहलाता है। और ये साथियों किसमें बटा होता है? आश्वासों में बटा होता है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सेतु बंध लिया किससे गया है, तो याद रखना है इसका उपजीव्य रामायण है। इसका उपजीव्य क्या है? रामायण है, यानी रामायण से लिया गया है। ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है भट्टी काव्य या रावण वध किस कवि की रचना है? ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि स्वयं कहता है भट्टी काव्य। क्या कहता है? भट्टी काव्य। यानी अगर देखा जाए तो भट्टी काव्य का मतलब है भट्टी द्वारा लिखित जो काव्य है उसको भट्टी काव्य कहा जाता है। भट्टी के द्वारा लिखा गया जो काव्य है वो भट्टी काव्य कहा जाता है। और भट्टी काव्य को किसने लिखा है? भट्टी स्वामी ने लिखा है। किसने लिखा है? भट्टी स्वामी ने लिखा है। अब अगर हम बात करें कि जो भट्टी काव्य है वो लिया किससे गया है, इसका उपजीव्य क्या है, तो इसका उपजीव्य मेरे साथियों रामायण है। क्या है? रामायण है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? भट्टी स्वामी हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। सी विकल्प आप सभी का राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन
कहते हैं संवेशा का तात्पर्य क्या है? सिल, संदूक, स्टूल या शिखर। तो देखिएगा, जो सिल होता है, सिल को हम क्या कहते हैं? सिल को हम साथियों प्रस्तर भी कहते हैं। सिल को क्या कहते हैं? प्रस्तर कहते हैं, या सिल को हम शिलावटम कहते हैं। सिल और बटना होता है ना, शिलावटनम कहते हैं, शिलावटनम कहते हैं, यानी सिलौटा, क्या सिलौटी और बटना है ना, तो इसको हम शिलावटकम भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा संदूक, संदूक की अगर हम बात करें तो संदूक को पेटी कहते हैं। पहले के लोग लकड़ी के संदूक होते तो उनको क्या कहते हैं? पेटी। आज भी जो फल आते हैं ना, वैसे ही पेटी में आते हैं। इसी को कहा जाता है मंजूसा। क्या कहते हैं? मंजूसा कहते हैं। अब यहाँ पर स्टूल, स्टूल क्या होता है? स्टूल की ऊंचाई देखिएगा कुर्सी से थोड़ी ज्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं उच्च पीठिका। क्या बोलते हैं? उच्च पीठिका बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं संवेशा। क्या बोलते हैं? संवेशा कहते हैं। विकल्प आपका सी हो जाएगा, स्टूल हो जाना है, सी हो जाएगा, स्टूल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विचलित शब्द में जुड़ा उपसर्ग। भाई बहुत बार हमने इस प्रश्न को पूछा है, विचरति, जल्दी से बताइएगा। तो सबसे पहले उपसर्ग आगे आता है, उपसर्ग क्या है? बी। अगर पूछा जाए धातु क्या है, तो चर धातु है। गलती से भी आप लोग चरति धातु मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि चर हमारी धातु है और जो ती है ना, वो प्रत्यय है। ती क्या है? प्रत्यय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी धन चर हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा कई लोग 19 का डी दे रहे हैं। भाई ऐसी अगर गलतियां आप लोग करेंगे तो कैसे सही रहेगा? अगला कहते हैं उपसर्ग संज्ञा विधायक का सूत्र बताइए। तो देखिएगा उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उपसर्ग में सबसे पहला उप, अगर पूछा जाए उप क्या है? उप उपसर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्ग है, जो सर्ग, सर्ग में अगर पूछा जाए धातु कौन सी है, तो याद रखना है सृज। सृज धातु से, सृज धातु उप उपसर्ग में लगी है। अगर पूछा जाए उपसर्ग का सूत्र क्या है, तो कहता है प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया योगे। इसका अर्थ क्या होता है? देखिएगा यहाँ पर कहता है प्रादया, प्रादया यानी प्रा आदि, यानी प्रा आदि का मतलब है प्रिया, प्रा या प्रा की तरह और भी जो शब्दांश होते हैं, ये जब क्रिया के योग में आगे आते हैं, प्राधन आदि, प्राधन आदि, प्रा जैसे उपसर्ग, आदि यानी प्रारंभ में, जब क्रिया के प्रारंभ में आते हैं तो उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सूत्र क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं सर्वनाम, कल हमने इसको करवाया था कि नहीं करवाया था? परसों। कहता है सर्वनाम में कौन सी संधि होगी? अब देखिएगा कहता है, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, अनुनासिक कर लीजिएगा। कल भी ये ऑप्शन गलत था और आज भी गलत है। कहता है अनुनासिक। तो देखिए दो काम है, आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, आंसर आप स्वतः दे लेंगे। देखिए गुण की बात करें तो ये ओ, अर और अल आएगा। क्या आया है? नहीं आया। अनुस्वार की बात करें तो या तो माँ आएगा या माँ का अनुस्वार है क्या? नहीं है। कहता है इस सूत्र में या तो सा होगा या चू, चू का मतलब है चा, छा, जा, झा, वहां में कुछ होना चाहिए, है नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस सूत्र की बात करें तो या तो खा आएगा या टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, डा, ढा, अणा। अब आप कहते हो कि ड़ा आएगा, लेकिन ये सूत्र क्या कहता है? कहता है पहले वाले पद में सायता हो। तो देखिएगा यहाँ तो ड़ा लगा हुआ है, यानी यहाँ पर होना क्या चाहिए? सत होना चाहिए, ठीक है। और कहता है बाद वाले पद में खा या खा होना चाहिए या टा होना चाहिए। तो टाटा डाडा अड़ा होता है, यानी ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें अनुनासिक संधि होगी। अनुनासिक संधि के तहत पंचम वर्ण आता है। क्या आता है? पंचम वर्ण आता है। आप देख रहे हो मिडल में पंचम वर्ण है, अनुनासिक हो जाना है, अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कहता है मयूरों में कौन सा समास होगा। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है मयूरों, मयूरो, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं मयूर का मतलब होता है मोर। अगर ये वाला मयूर होता तो नर मयूर हो जाता, ये वाला मयूरी होती तो इसका मतलब मोरनी हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या लगा, औ की मात्रा लगा है, यानी दो होंगे। क्या होंगे, दो होंगे, तभी तो द्विवचन में आया, तभी तो दो वचन में आया। लेकिन शब्द सिर्फ और सिर्फ मयूर है, तो यहाँ पर एक से पद से द्वंद्व हो जाएगा। एक से पद द्वंद्व हो जाना, यानी दो पद हैं लेकिन एक शेष रहता है। दो पद होते हैं लेकिन एक पद शेष रहता है, अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं पहला क्या होगा, मयूरा, मयूरी हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, मयूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मादा हमेशा आगे रहती है और नर को हमेशा पीछे रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें उभय पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्विगु समास की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव की समास करें, अव्ययी भाव समास की बात करें तो पूर्व पद प्रधान होता है। कर्मधारक की बात करें तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। कहता है कर्ण शब्द से धातु का, देखिएगा फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। कहता है कर्ण शब्द से धातु का, कर्ण शब्द में धातु कौन सी है, क्रिया है, कुकु है, कर है, क्रा है। डी विकल्प हो जाएगा क्रा। क्रा का अर्थ होता है करना, और इसमें सत्र प्रत्यय, देखिएगा सत्र प्रत्यय लगाते हैं तो अत अन हो जाता है, अत अन अंति हो जाता है। तो यहाँ पर अत अन, यानी क्रा में जब अन लगा है ना, क्र में जब अन लगा तो क्या हो गया, ये जो री है ना, री री राम में बदल गया, करण हो जाएगा और यही करण में बदल गया। क्लियर, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा, क्राधन सत्र हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृत के अनुसार कौन सा शब्द, तो लगता वैसे ही बिल्कुल है, संस्कृत के अनुसार कौन सा शब्द शुद्ध है, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त और उपरोक्त। तो विकल्प क्या जाएगा, उपर्युक्त चला जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है द्वादशा में कौन सा समास है। अब देखिएगा कहता है द्वादशा में समास, जब भी समास पूछा जाए तो क्या कहोगे, आप कहोगे समास में दो पद होते हैं, रटना नहीं है। समास में कितने पद, दो पद, दो पद निकालो। तो सबसे पहले द्वा, द्वा को हम ऐसे लिखेंगे, दूसरा पद 10, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो देखिएगा पहला पद क्या है, संख्या है, दूसरा पद भी क्या है, संख्या है। तो जब दोनों तरफ संख्या है तो दो बराबर के पद हैं, और अगर दो बराबर के पद हैं तो मेरे साथियों यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। विकल्प आपका क्या होगा, बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। देखिएगा काफी साथी 15 का सी आंसर दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं वो आप अपनी गलती को सुधारें। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु नहीं होगा। भले ही पहला पद संख्या हो लेकिन जरा दूसरा भी तो देख लीजिए, दूसरा पद भी संख्या है, तो दोनों तरफ अगर संख्या है तो आपका द्विगु ना होके द्वंद्व हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं। तो देखिएगा हमने अगर हम बात करें कृत प्रत्यय, किसकी बात करें, कृत प्रत्यय की बात करें, कृत प्रत्यय की बात करें तो कृत प्रत्यय हमेशा किसमें लगते हैं, कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में लगते हैं। और क्रिया में लगने वाले प्रत्यय दो होते हैं, एक तो इनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं जो किसमें लगते हैं, क्रिया में लगते हैं। ठीक है, दूसरा साथियों होता है तिंग प्रत्यय। क्या होते हैं, तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय की बात करें तो इनसे धातु रूप में लगते हैं, किसमें लगते हैं, धातु रूप में लगते हैं। और ये कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, ए विकल्प चला जाएगा। अगर पूछा जाता शुभ प्रत्यय,
सुप प्रत्यय पूछा जाता तो सुप प्रत्यय की संख्या 21 हो जाती। सुप प्रत्यय पूछे जाते तो सुप प्रत्यय की संख्या 21 हो जाती। अगला कहते हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया हल, हल प्रत्याहार की बात कही गई, तो हल प्रत्याहार का मतलब क्या है, हा से ला तक, हा से ला तक। और आपको पता है हल को ही क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं, हल को ही तो व्यंजन कहते हैं। तो हा से लेकर ला तक कितने व्यंजन होते हैं, तब आप कहेंगे 33 व्यंजन होते हैं। तो हल की भी संख्या कितनी होती है, 33 हो जाएगी। हल की संख्या कितनी होगी, 33 हो जाएगी। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प राइट हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हल प्रत्याहार में हा वर्ण कितनी बार आया है। हल प्रत्याहार में हा वर्ण कितनी बार आया है। नवनीत थोड़ा पढ़ लो, आजकल तुम बहन और भाई ज्यादा कर रहे हो, पढ़ने में तुम्हारा मन थोड़ा कम लग रहा है, बतियाते इस टाइम तुम कुछ ज्यादा ही हो। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हल प्रत्याहार में हा वर्ण कितनी बार आया है, 2 बार, 1 बार, 0 बार या 1 से 2 बार। अब जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आप कहोगे 2 बार, 1 या 2 बार नहीं, क्लियरली है कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है, अब 2 बार में सबसे पहले आता है है वरट में, है वरट सूत्र कौन सा है, 5वां है। दूसरी बार आता है हल में, यानी कौन सा है, 14वां है। तो याद रखिएगा हा कितनी बार आता है, 2 बार आता है। हा कितनी बार आता है, 2 बार आता है। विकल्प आपका ए चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। देखिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाए या पाणिनि के अनुसार पूछा जाए, किसी के अनुसार पूछा जाए, आपको अभ्यंतर प्रयत्न जब पूछे जाते हैं, अभ्यंतर मतलब अभ्यंतर 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिएगा, अभ्यंतर की अगर हम बात करें तो अभी, अभी मतलब किसे कहते हैं, अंदर से। अभी का मतलब क्या होता है, अंदर से। तो जो प्रयत्न अंदर से किया जाए, जो प्रयत्न या प्रयास वर्णों को बोलने हम अंदर से करते हैं, वर्ण को बोलने में हम अंदर से करते हैं, उसको अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पृष्टम, ईषत स्पृष्टम, विवृतम, ईषत विवृतम और संवृतम। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, पंच हो जाएगा, शी हो जाएगा। अगर पूछा जाए बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना बाह्य प्रयत्न मेरे साथियों एकादशधा यानी 11 प्रकार का होता है। तो दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहते तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, कहते तुल्यास प्रयत्नम यानी तुल्य अस्य प्रयत्नम, तुलना अस्य, तुल्य अस्य यानी जिसकी तुलना की जाए, है ना, तुल्य अस्य जिसकी तुलना में सवर्णी हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, लोप कहते हैं या वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि का होता है वृद्धिरा दैच, ठीक है। लोप का होता है तस्य लोपः। सवर्ण, सवर्णम का क्या होता है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। बी विकल्प हो जाते हैं। इनमें सवर्णी, सवर्णी का मेल होता है, सवर्णी का मेल होता है। सवर्णी के मेल होने पर सवर्ण संज्ञा हो जाती है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है पश्चाताप करता है के लिए संस्कृत में उपयुक्त क्रिया है। यहाँ पर क्या कहता है पश्चाताप करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, पश्चाताप, ताप से ही लगा है तप, ताप से क्या लगा है, तप करता है, तप करता है। अब यहाँ पर कहता है अनुतपति, अनुलपति, अवतरति या अनुधावती। तो धावती का मतलब होता है पीछे पीछे दौड़ना। अवतरति, अवतरति का मतलब अवतार लेना या पार लगाना। कहते हैं अनुलपति, लपति मतलब लपकना। विकल्प क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है मैं भोजन खाता हूं का अनुवाद होगा। सबसे पहला कहता है अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूं। दूसरा अहम भोजना करोति, अहम भोजनम कुरुतः, और कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों मैं भोजन खाता हूं का अनुवाद क्या होगा, मैं का अहम, भोजन का भोजनम, और खाता हूं तो अहम के साथ करोति तो आएगा नहीं, कुरुता भी नहीं आएगा, क्योंकि तीता ये किसके साथ आता है, तौ के साथ आता है जब दो व्यक्ति होते हैं। जब एक होता है तो क्या होता है, जब सा होता है यानी एक होता है तो ती लगाते हैं। अहम के साथ क्या लगाते हैं, अहम के साथ साथियों मी आता है। क्या आता है, मी आता है। यानी अहम के साथ करोमी होगा, अहम भोजनम करोमी। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, अहम भोजनम करोमी हो जाएगा। पहला विकल्प आपका राइट होगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दर्शनीयानि इत्यत्र का प्रत्यय। देखिएगा यहाँ पर कहता है दर्शनीयानि। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो दृश्य धातु हो जाएगी सबसे पहले। अब यहाँ पर दृश्य धातु में अनियर प्रत्यय आएगा। क्या आएगा, अनियर प्रत्यय। जब अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो अनीय आएगा, अनीया आएगा और अनियम आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, अनियर है, ये वाला अनियर है, अनी है, अनियानी है। तो ये दोनों तो कट गए क्योंकि प्रत्यय तो यही होता है। अब ये वाला दृश्य सही है या ये वाला दृश्य सही है, तो आप क्या कहोगे, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रक्ष प्लस तब्यत किम समीचीनम। यानी यहाँ पर आपसे कहता है कि अगर रक्ष शब्द में तब्यत जोड़ा जाए, रक्ष में अगर तब्यत जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा। देखिएगा जब रक्ष में हम तब्यत जोड़ते हैं तो या तो ये वाला तब्या जुड़ेगा, या तो ये वाला तब्या जुड़ेगा, या तो ये वाला तब्या जुड़ेगा। तो अब देखिए सबसे पहले रक्ष है ना, तो यहाँ पर रक्षितव्या, 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 रक्षितव्यम हो जाएगा। रक्षितव्यम, रक्षितव्यमत, ये तो होना नहीं, रक्षितव्यत, रक्षितव्यानि। तो तव्यत तो प्रत्यय है पूरा का पूरा, पूरा प्रत्यय जोड़ा नहीं जाएगा, तव्यानि जोड़ा नहीं जाता, क्या हो जाएगा, रक्षितव्यम हो जाएगा। जिन लोगों ने 24 का सी लगाया है याद रखना, रक्ष हमारी धातु है, तव्यत प्रत्यय है, और जब ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो या तो ये जुड़ेगा या ये जुड़ेगा या ये जुड़ेगा। ये पूरा का पूरा नहीं जुड़ता है, पूरे का पूरा नहीं जुड़ता है, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विद्या प्लस अर्थी में संधि है। अरे भाई ये तो बहुत सरल है, ये तो बच्चा भी बता लेगा। कहते हैं विद्या धन अर्थी। तो देखिएगा एक तरफ है विद्या और दूसरी तरफ है अर्थी। अब यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, दोनों मिल जाएंगे बड़ा आ बन जाएगा। यानी यहाँ पर तो 100% विद्या ही रहेगा, और ये आ इसमें मिल चुका है ना, तो बड़ा आ हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। अगर पूछा जाए विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना है दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि से बड़ा आ होती है, बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ होता है, ये बात आपको याद रखना है। और इसका सूत्र होता है अकहा सवर्णे दीर्घा, अकहा सवर्णे दीर्घा। विकल्प क्या जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ए विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों में से कई लोगों की गलतियां हो रही हैं बहुत ज्यादा। अब ये ना सोचो ये जो तुम्हारे हार्ट अटैक आज कुछ ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, लगता है बिल्कुल एकदम दीपावली होली का नशा एकदम चढ़ा हुआ है सर पे। सिंगल आंसर देना नहीं, कहीं हाथ बनने, कहीं पांव बनने, कहीं हार्ट बनने, है ना। अब ये कहोगे ये उम्र में ये सब करोगे, फिर पढ़ोगे कब।
ये देखो नवनीत मिश्रा की फूल पत्ती और पता नहीं क्या डिजाइन मार दिए हैं। दीपिका, अरे भाई गजब। कुमार आशीष, वीणा, संगीत, कबूतर, पेड़ सब बनाए हैं आज। आज एकदम फुल में हो सभी लोग। सीधे सीधे आंसर दिया करो। ये फूल पत्ती देने से क्या है, जब क्लास एंड हो जाए ना तो फूल पत्ती अब पूरा बुके दे डालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब क्लास हो तो ये सब चीजें शोभा नहीं देती। ठीक है, चलिए। कहता है हिको यणच सूत्र है, यण है, गुण है, वृद्धि है या अयादि है। सीधे सीधे आपसे कहता है इको यणचि। अब इस इको यणचि का मतलब क्या है, देखिएगा। इको का मतलब है इक का क्या हो जाना, यड़ हो जाना। कहता है इक का यड़ हो जाना। तो जब इक का यड़ हो जाता है तो कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है। कौन सी होती है, यड़ संधि हो जाएगी। ए विकल्प आपका राइट चला जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं हिमवता गंगा प्रभवाती। ये साथियों कई बार प्रश्न पूछा गया है, हिमवता गंगा प्रभवाती, लेकिन ये जरूरी नहीं है टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है, ऐसे ही एक क्वेश्चन था। इसके अलावा जो एडेड भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। कहता है हिमवता, हिमवता मतलब हिमालय से, गंगा, गंगा मतलब गंगा, प्रभवाती मतलब बहती है, हिमालय से गंगा बहती है। आपको ये बताना है कि वाक्य में हिमवता पद में कौन सी विभक्ति है। तो देखिएगा, याद रखना, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम कहती है कि जब कोई वस्तु अपने ध्रुव से अलग होती है, जब कोई वस्तु ध्रुव से अलग होती है, जब कोई वस्तु ध्रुव से अलग होती है तो जिससे अलग होती है, जिससे अलग होती है, जिससे अलग हुई है उसमें पंचमी होती है, जिससे अलग हुई होगी पंचमी होगी। जैसे वृक्षात पत्राणि अपतत, तो वृक्षात मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर वृक्षात क्योंकि वृक्ष से गिर रहे हैं ना तो वृक्ष में पंचमी होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हिमालय से अलग हो रही है ना, तो हिमालय में यहाँ पर हिमवता, हिमवता में क्या हो जाएगा, पंचमी हो जाएगी। हिमवता में क्या होगा, पंचमी हो जाएगी। विकल्प आपका डी हो जाना है, विकल्प आपका डी हो जाएगा, पंचमी हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ध्रुवम पाए अपादानम। अगला कहता है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, सूक्ति कहां से उद्गत है, जल्दी से बताइएगा ये सूक्ति कहां से उद्गत है। बिल्कुल सीधी सी सूक्ति है, कहता है सुलभा पुरुषा, सुलभ है पुरुष, राजन, राजन ऐसे पुरुष मिलना सुलभ है जो सतत लगातार प्रिय बोलते हैं। क्यों, क्योंकि प्रिय बोलना तो आसान है, लेकिन एक साथ कोई भी व्यक्ति प्रिय और आपके जो आपके लिए जो सही है और प्रिय दोनों एक साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन राजन ऐसे लोगों को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं जो प्रिय बोलते हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुलता है। तो यहाँ पर कहता है ये किससे लिया गया है, याद रखिए ये महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और लोग सुंदरकांड बोलने लगे, सी विकल्प होगा उद्योग पर्व। उद्योग पर्व किसमें है, महाभारत में है। विकल्प मेरे साथियों सी हो जाना है, सी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कहते हैं त्रियामा का विलोम नहीं है। अब देखिएगा त्रियामा की अगर हम बात करें तो त्रियामा किसे कहते हैं, त्रियामा कह सकते हो क्या साथियों, आप यामा भी कह सकते हो, यामा भी कह सकते हो। यानी अगर यामा की बात करें तो देखिए आपने यम सुना है, यम, यम की बहन होने के कारण उनको यामा भी कहा गया है। तो यहाँ पर त्रियामा की अगर हम बात करें तो त्रियामा या यामा किसे कहते हैं, रात्रि को कहते हैं। किसको कहते हैं, रात को कहते हैं। रात को रात्रि कहते हैं, यामिनी कहते हैं, सरवरी कहते हैं, दोपहर नहीं कहते हैं। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर।
और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है आप सभी के सामने, कहता है भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, उमा सूत्र या काली सूत्र। तो मेरे साथियों, महेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जब पाणिनि ने तपस्या की और पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद उन्होंने 14 बार डमरू बजाए थे और उन 14 बार डमरू से जो 14 ध्वनियां निकली उनको चतुर्दश सूत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र कहते हैं। इन्हीं को भगवान महेश्वर से निकले थे, इसीलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इन्हीं से प्रत्याहार का निर्माण हुआ, यानी इन्हीं को प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। इसी को प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। इसी से वर्णमाला का निर्माण हुआ, इसी को हम वर्णमाला सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसी को वर्णमाला समाम्नाय कहा जाता है। यानी माहेश्वर सूत्र कहेंगे बट पाणिनि सूत्र नहीं कहेंगे। पाणिनि ने सूत्र नहीं दिए थे, उमा सूत्र नहीं, काली सूत्र नहीं, ये विकल्प हो जाएगा माहेश्वर सूत्र हो जाना है। क्या हो जाना है? माहेश्वर सूत्र हो जाएगा। क्लियर? क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं अगला। तो साथियों, आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं इस त्योहार की, होली के त्योहार की। थैंक यू, धन्यवाद।